नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी G20 को लेकर सवालों में आई मोदी सरकार के, राहुल गांधी के यूरोप दौरे से टेंशन में आई बीजेपी की, बात करेंगे गहलोत बघेल के आरोपों से दबाव में आई सरकार की, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी से मचे बवाल की, साथ ही देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी को लगे झटके की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संकट में दिखाई दे रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। विधानसभा सदस्यता से अयोग्यता को लेकर 14 सितंबर को सुनवाई करेंगे स्पीकर राहुल नार्वेकर, शिंदे को ठहरा सकते हैं अयोग्य। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, कांग्रेस ने 9 कमेटियों का किया गठन, इलेक्शन मैनेजमेंट और घोषणा पत्र कमेटी भी बनाई, वरिष्ठ नेताओं को दी जिम्मेदारी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में विराजेंगे रामलला, 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा शुरू। इसरो ने जारी की विक्रम लैंडर की ताजा तस्वीरें, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की सहायता से ली गई तस्वीरें, इस समय स्लीपिंग मोड पर है विक्रम लैंडर। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में G20 का आगाज हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार एक तरफ G20 के भव्य आयोजन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, अपनी सफलता के गुण गा रही है और इस आयोजन में शामिल होने वाले राष्ट्र प्रमुखों से देश की सच्चाई छिपाने की कोशिश में जुटी है। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार विकास का दावा कर रही है तो उसे सच्चाई छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इंसान तो दूर, सड़क पर घूमने वाले जानवरों के साथ भी शर्मनाक सलूक किया जा रहा है। उन्हें सड़क पर घसीटते हुए पिंजरे में डाला जा रहा है। इसे लेकर यूरोप दौरे पर गए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत छिपाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें ऐसे कामों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करनी होगी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिल्ली में झुग्गियों को या तो ढक दिया गया है या गिरा दिया गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने के लिए आवारा पशु बेरहमी से पकड़े गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। G20 का नारा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तव में एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पूंजीपति में विश्वास करते हैं। जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम के हवाले से दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत ने उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ आए मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, ये मोदी स्टाइल का लोकतंत्र है। G20 को लेकर मोदी सरकार सवालों में है। वहीं राहुल गांधी के सवालों का सिलसिला भी जारी है। राहुल गांधी का यूरोप दौरा खबरों में बना हुआ है। राहुल लगातार विदेशी धरती से मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार रात वो पेरिस में साइंसेस पो यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने 90 मिनट्स विद राहुल गांधी इवेंट में हिस्सा लिया। आज भी राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शरीक होने वाले हैं। तो क्या है राहुल का एक्शन प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। शुक्रवार रात वो पेरिस में साइंसेस पो यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने 90 मिनट्स विद राहुल गांधी इवेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि हजारों किलोमीटर तक पैदल चलना क्या होता है, इसे लोग कम आंकते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक बार और ये काम करूं। मुझे लगता है कि इसे भारत जोड़ो यात्रा से किया जा सकता है। इस पर चर्चा जारी है। इस सेशन के दौरान राहुल गांधी ने भारत के मौजूदा हालात और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका पर विचार रखे। छात्रों ने उनसे सवाल जवाब भी किए। इसके बाद कांग्रेस नेता ने पेरिस में ही फ्रांस के वर्कर्स यूनियन की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद वो नॉर्वे का दौरा करेंगे, जहां 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। G20 समिट खत्म होने के 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर को राहुल गांधी भारत वापस लौट आएंगे। यूरोप दौरा राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इससे पहले ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने कहा, हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता जो मोदी सरकार ने लिया है। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा था, भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है, जहां इंडिया गठबंधन बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज होने वाले राहुल के कार्यक्रम पर भी देश और दुनिया की नजरें हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे से बीजेपी चिंता में है। वहीं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। G20 समिट में राष्ट्रपति आवास पर होने वाले डिनर कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष को ना बुलाने पर पहले ही विवाद चल रहा था और अब कांग्रेस शासित 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान की ओर से दावा किया गया है कि सीएम के विमान को दिल्ली में उतरने की इजाजत ही नहीं दी गई। ऐसे में वो 9 और 10 सितंबर को वो चाहते तो भी दिल्ली नहीं आ पाते। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में G20 समिट के पहले दिन डिनर को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास हवाई पाबंदियों के कारण उनके विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने नो फ्लाई जोन बना दिया है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अशोक गहलोत ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। उनके विमान को उड़ने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस शासित 2 राज्यों की ओर से जब ये आरोप लगाए गए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सफाई पेश की गई। सिर्फ वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री के विमान पर कोई प्रतिबंध नहीं है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपने विमान से दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के इस जवाब पर तुरंत ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया और गृह मंत्रालय के दावे को गलत बताया। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शुक्रवार को मेरा उदयपुर से जयपुर प्लेन से और जयपुर से सीकर एवं सीकर से निवाई हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम था। इसके लिए हेलीकॉप्टर को एडवांस में उदयपुर से जयपुर पहुंचना था, परंतु ऐसा बताया G20 के प्रोटोकॉल के कारण हेलीकॉप्टर या प्लेन तभी यात्रा कर सकते हैं जब सीएम स्वयं उसमें सवार हो। हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति मांगी गई जो नहीं दी गई। G20 के नाम पर मुझे कोई विवाद पैदा नहीं करना था, इसलिए इसकी कोई निंदा नहीं की और केवल जनता को तथ्यों की जानकारी दी थी। परंतु मुझे अब दुख है कि गृह मंत्रालय ने गलत तथ्यों की जानकारी देकर जनता में भ्रम फैलाने का असफल प्रयास किया है। गहलोत और बघेल के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया है। इधर चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने आज सुबह तड़के राज्य के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया। नायडू को कौशल विकास कॉर्पोरेशन घोटाले से जुड़े मामले में सीआईडी की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आंध्र में बवाल मच गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में इस वक्त सियासी घमासान मचा है। आज सुबह राज्य के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। नायडू को कौशल विकास कॉर्पोरेशन घोटाले में सीआईडी की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सीपीआई के राज्य सचिव के रामकृष्णन ने कहा, पुलिस पहले जानकारी देकर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पुलिस को आधी रात में जाकर हंगामा करने की क्या जरूरत है। सीआईडी आक्रामक तरीके से काम कर रही है। ये जगन मोहन रेड्डी सरकार का विपक्ष को परेशान करने की पराकाष्ठा है। वहीं नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी समर्थकों ने भी जमकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने वाईएसआरसीपी और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारे भी लगाए। बाद में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सीआईडी के एडीजी एन संजय कुमार ने कहा, आज सुबह 6 बजे हमने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम में धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किया है, जो 2014 में गठित किया गया था और जिसका उपयोग व्यक्तिगत खातों में पैसे भेजने के लिए किया गया था। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनके बेटे नारा लोकेश को भी हिरासत में ले लिया है। लोकेश की गिरफ्तारी पूर्वी गोदावरी जिले में की गई। पिता की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही लोकेश उनसे मिलने के लिए रवाना हुए थे। हालांकि पुलिस की इजाजत नहीं मिलने पर वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल इस मामले में चंद्रबाबू नायडू को जमानत तो मिल जाएगी, लेकिन इस गिरफ्तारी ने सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी से सियासी बवाल मचा है। इधर सीएम अशोक गहलोत ने भी अपने एक्शन से सियासी बवाल काट रखा है। राजस्थान में इस साल चुनाव है, लेकिन इन चुनावों को लेकर गहलोत ने एक दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी
दबाव में हैं। महंगाई से परेशान आम आदमी को राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में 1000 इंदिरा रसोई खोलने का ऐलान किया है, जिसमें मात्र 8 रुपए में लोगों को भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा। गहलोत ने बताया कि इंदिरा रसोई बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही प्रति थाली पर 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, यानी 25 रुपए वाली थाली के लिए गरीब व्यक्ति को सिर्फ 8 रुपए ही देने पड़ेंगे। गहलोत ने बताया कि अभी शहरी क्षेत्रों में 992 इंदिरा रसोइयां काम कर रही हैं। इस योजना के जरिए कोरोना काल में 72 लाख लोगों को सरकार की तरफ से पौष्टिक भोजन दिया गया था। गहलोत ने बताया कि अब नई 1000 इंदिरा रसोइयां खुलने से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन सभी 1000 रसोइयों का संचालन राजीविका समूह की महिलाएं करेंगी। इससे 10,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दरअसल इस समय देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। खाने पीने के दामों में हुई बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ रहा है। ऐसे में इंदिरा रसोई की मदद से लोगों को कम पैसे में भोजन मुहैया कराया जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी बैकफुट पर है तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हालत खराब है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और अब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में कितने नामों पर लगी मोहर और कब तक आ सकती है कांग्रेस की पहली सूची, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दांव पर है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो एक बार फिर सत्ता में आ रही है और चुनावों के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर रही है। रायपुर में सीएम आवास पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय करने के साथ साथ किसको टिकट देना है या किसकी टिकट कटनी है, इस पर भी अहम फैसला लिया गया। स्क्रीनिंग कमेटी में करीब 35 नामों पर मोहर लगा दी गई है, जिसमें राज्य के सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। बैठक में ये भी साफ हो गया है कि वरिष्ठ विधायकों के चुनाव क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। जो जिस सीट से चुनाव लड़ा था वो अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ेगा, यानी सीएम भूपेश बघेल पाटन, अमरजीत भगत को सीतापुर, विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेतमाम का केशकाल, धनेन्द्र साहू का अभनपुर, अरुणा बोरा का दुर्ग शहर से लड़ना तय हो गया है। इनके नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी मोहर लगा दी है। संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस की पहली सूची 14 या 15 तारीख को आ सकती है। चुनाव में मजबूत उम्मीदवार को ही उतारा जाएगा। इसके लिए पार्टी ने अलग अलग एजेंसी से सर्वे भी कराया है। हाईकमान ने भी सर्वे कराया है और इसी सर्वे को आधार बनाया जाएगा। करीब 15 से 20 विधायकों के टिकट काटने की बात कही जा रही है, क्योंकि पार्टी के सर्वे में सरकार के खिलाफ जनता में कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर नाराजगी विधायकों को लेकर है, जिससे बचने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लंबे चौड़े सरकारी तामझाम और मीडिया दल के साथ में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत दौरे पर आए, मगर भारत सरकार ने उनके मीडिया को सवाल करने की अनुमति नहीं दी। अब भाई जो हो गया सो हो गया। यूएस मीडिया को चाहिए कि भारतीय मीडिया के साथ में सबका साथ सबका विकास पर थोड़ा सा ज्ञान अर्जित भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात कर्नाटक में बीजेपी को फिर लगे झटके की। इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है।
गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश चल रही है, लेकिन बीजेपी की हर कोशिश फेल हो रही है और अब हार के डर से बीजेपी नए सहयोगियों को तलाश रही है। लेकिन जिनसे बीजेपी बात कर रही है वो दल अब उसे आंख दिखा रहे हैं। कर्नाटक में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से बीजेपी ने डील डन होने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी का दांव यहां भी उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता दावा कर रहे थे कि कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीएस एनडीए में शामिल हो गई है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना है। जेडीएस नेता पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, डील डन कर दी गई है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी बता दिया कि जेडीएस को कौन कौन सी सीट दी गई है और कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि कर्नाटक में जेडीएस को हासन, मांड्या, चिकमंगलुरु और बेंगलुरु दी गई है। राज्य की 28 में से 4 सीट पर जेडीएस और 28 पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन येदियुरप्पा की ये सभी दावे झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि जेडीएस ने बीजेपी से किसी भी तरह के गठबंधन की बात से इनकार कर दिया है। पार्टी नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने येदियुरप्पा के बयान को उनकी निजी राय बता दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि बीजेपी नेताओं से हमारी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन जो दावा येदियुरप्पा कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। कुमारस्वामी के बयान से बीजेपी नेता जो गठबंधन को लेकर खुश हो रहे थे, उनकी हवा निकल गई है। दरअसल बीजेपी को एहसास है कि कर्नाटक में वो अकेले कांग्रेस का सामना नहीं कर पाएगी और इसलिए जेडीएस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जेडीएस की ओर से भी पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।